स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 1985 दोस्तों, ये वो टाइम था जब इंडिया के लिए पॉपुलेशन राइज एक बहुत बड़ी समस्या थी। देश के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने महसूस किया कि इंडिया को एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए फेमस डेमोग्राफर एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट आशीष बोस को कांटेक्ट किया और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को रिस्ट्रक्चर करने का विचार रखा। दोस्तों, इस मसले पर जब आशीष बोस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने एक न्यू टर्म का इस्तेमाल किया और इसका नाम था बीमारू। एक्चुअली टर्म 4 राज्यों के नामों से मिलकर बना था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स शामिल थे। मिस्टर बोस का कहना यह था कि सरकार को अपना ध्यान नॉर्दर्न बेल्ट के स्टेट्स के ऊपर ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि सभी राज्य इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 40% कंट्रीब्यूट करते हैं और आने वाले सालों में इनकी पॉपुलेशन और बढ़ेगी। दोस्तों, पॉपुलेशन के साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इंडिया की 48% इलिटरेट पॉपुलेशन भी इन्हीं राज्यों में रहती है और हेल्थ इंडेक्स व इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कई पैरामीटर्स पर ये सभी राज्य लैग करते हैं। देखा जाए तो आशीष बोस का कहना यह भी था कि अगर इन बीमारू स्टेट्स पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो ये इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देंगे। वहीं इन 4 स्टेट्स के अलावा एक राज्य और भी था जिसे उस समय आशीष बोस ने अति बीमारू राज्य कहा था, और वो स्टेट था दोस्तों ओडिशा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओडिशा ने अपने रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए इस टैग को हटा दिया है। ओडिशा की तरह बाकी राज्यों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस साल उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में देखा जा सकता है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहाँ कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। दोस्तों, यूपी के साथ साथ बाकी के राज्यों ने भी अपने डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पर काम किया है और इसी का नतीजा ये है कि 1990 से 2001 तक के बीच में जहां इन राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ 24.99% थी, वहीं 2001 से 2011 तक के बीच में इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ 20.92% हो गई है। यानी इन सभी राज्यों ने 4% पॉपुलेशन ग्रोथ कम की है और इसे देखकर हमें पता चलता है कि इनका फोकस अब डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बीमारू स्टेट्स आने वाले फ्यूचर में इंडिया के ग्रोथ इंजन का काम करेंगे? स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए से शुरू करते हैं हमारे पहले राज्य मध्य प्रदेश से। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया कहलाने वाला मध्य प्रदेश हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन इस समय 7 करोड़ है एंड इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी मध्य प्रदेश में ही आता है, जो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड की 3 हेरिटेज साइट्स सांची स्तूप, भीमबेटका और खजुराहो मंदिर मौजूद है, जो उसके टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम बीमारू स्टेट्स में इंक्लूडेड है। प्लानिंग कमीशन, जिसको आज नीति आयोग कहा जाता है, उसी की साल 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में पॉवर्टी लेवल 37% का था, जो कि नॉर्मल लेवल 27% से 10% ज्यादा था।
साथ ही दोस्तों NSDR के हिसाब से भी मध्य प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे पीछे था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि साल 2001 के बाद कैसे मध्य प्रदेश ने सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन लगभग 47% का है, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड माइनिंग की है। आई करियर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर ज्यादातर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और 2011 से 2015 के बीच में स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 30% तक पहुंच गया था। इसके साथ 2020 से 2021 में मध्य प्रदेश ने वीट प्रोक्योरमेंट में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया था और इस दौरान मध्य प्रदेश ने 129 लाख टन का वीट प्रोक्योर किया, जो कि पंजाब से 2 लाख टन ज्यादा था। ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में मध्य प्रदेश ने 2004-05 से 2014-15 तक में हाईएस्ट 9.76% का ग्रोथ किया है। दोस्तों 2010 से 2015 के बीच में जब नेशनल एवरेज 4% था, तब मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर जीडीपी 14% तक बढ़ गई थी। देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी के मामले में मध्य प्रदेश ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और 2002 में जहां पैडी की ग्रोथ 6.6 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हुआ करती थी, वहीं 2021 में ये 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हो गई है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, साल 2011 से साल 2016 तक मध्य प्रदेश ने लगातार 5 साल कृषि सम्मान अवार्ड भी जीता है और इससे ये साफ साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर कितना प्रोग्रेसिव हो गया है। दोस्तों एग्रीकल्चर के साथ ही मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी काफी बढ़ी है। 2022 के एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो 2002 में 11,718 रुपीज थी, वो 2022 से 23 में 1,40,000 रुपीज हो गई है। देखा जाए तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 2002 में -0.61% थी, वो अब 24% हो गई है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अब 16.43% हो गया है। और इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छे से बढ़ाई है। आइए अब चलते हैं उस राज्य की ओर जो इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है। अगर यह देश होता तो दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस देश होता। और सबसे मजेदार बात यह है कि यूपी का लैंड साइज लगभग यूनाइटेड किंगडम के बराबर का है। देखा जाए तो यूपी हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स का एक मेजर हिस्सा रहा है। यूपी ने हमारे देश को 9 प्रधानमंत्री भी दिए हैं और इतना पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट होने की वजह से यूपी को बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़े। दोस्तों कास्ट पॉलिटिक्स एंड क्राइम रेट ने इस राज्य का नाम न सिर्फ इंडिया में ही बल्कि बाहर भी बदनाम किया है। देखा जाए तो रिलीजियस पोलराइजेशन में भी यूपी बहुत आगे रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर आने से कतराते थे। दोस्तों कई दशकों तक इस स्टेट ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, लेकिन आज इस राज्य में हमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम था जब यूपी में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था और आज यूपी में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। दोस्तों इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा MSMEs मौजूद हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार यूपी 3rd लार्जेस्ट MSME प्रोवाइडर है और हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट्स और लेदर प्रोडक्ट्स को बाहर भेजकर यूपी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। दोस्तों यूपी अपने यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लोगों के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। क्रेडिट के मामले में यूपी ने महाराष्ट्र एंड गुजरात जैसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही दोस्तों यूपी एक कल्चरल कैपिटल भी है। टूरिज्म के फील्ड में यूपी 2nd बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन GDP है और देखा जाए तो 2021 से 2022 में यूपी का डोमेस्टिक टूरिज्म 27% बढ़ गया है। दोस्तों टूरिज्म के साथ साथ यूपी का सर्विस सेक्टर भी काफी आगे बढ़ गया है। 1990 में जिस सर्विस सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन 40% था, अब वो 50% तक पहुंच गया है। इन सब के अलावा यूपी को एक IT हब बनाने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी स्मार्ट सिटीज बन गई हैं, जिसका असर ये हुआ है कि अकेले नोएडा जैसा शहर स्टेट GDP में 10% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों अगर GDP के टर्म में देखा जाए तो यूपी आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पीछे है। पिछले 10 सालों में यूपी ने 10.59% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ग्रो किया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगले 4 सालों में यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। इस समय राजस्थान की पॉपुलेशन 8.36 करोड़ है और देखा जाए तो राजस्थान एक मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म इसके प्राइमरी ग्रोथ इंजन है।
दोस्तों इन सब के साथ ही राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल भी है। दोस्तों राजस्थान की स्थिति शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी 2018 तक ये इंडिया के जीडीपी में सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूट करता था। बहुत ही कम रेनफॉल और किसी भी रिवर के डायरेक्टली राजस्थान से ना गुजरने की वजह से राजस्थान हमेशा से एक वाटर डेफिशिएंट राज्य रहा है। दोस्तों देखा जाए तो आज के टाइम में राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ 11.6% रही है। मौजूदा सरकार अपनी हर एक कोशिश कर रही है ताकि राजस्थान को एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सके। इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि पिछले 3 सालों में उनकी स्टेट जीडीपी 3 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि पर कैपिटा इनकम में 26% की ग्रोथ देखी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट का 16% जीडीपी सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। जयपुर के महल, उदयपुर की लेक और जैसलमेर का डेजर्ट सबसे ज्यादा कॉमन टूरिज्म स्पॉट्स हैं। दोस्तों इन सब के साथ ही राजस्थान में कई ऐसे मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि बाकी अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकते हैं। जैसे कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जिसके बजट का 7% हिस्सा हेल्थ केयर और 18% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है और ये किसी भी राज्य के एवरेज एलोकेशन से काफी ज्यादा है। दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान भले ही यूपी एंड मध्य प्रदेश की तरह रैपिड ग्रोथ न कर रहा हो, लेकिन उसने भी अपना मेन फोकस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही रखा हुआ है। आइए अब चलते हैं अगले बीमारू राज्य यानी कि बिहार पर। दोस्तों बिहार इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है। देखा जाए तो बिहार हमारी हिस्ट्री का बहुत ही अमूल्य हिस्सा रहा है। ये वही जगह है जहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए धर्म पंथों की शुरुआत हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस बिहार को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया वो आज अपनी पॉवर्टी, बैड गवर्नेंस एंड लॉलेसनेस की वजह से जाना जाता है। दोस्तों 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में सबसे ज्यादा कम है और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बिहार कई अफ्रीकन कंट्रीज से भी पीछे है। देखा जाए तो बिहार के पीछे होने की वजह उसका लो लिटरेसी रेट एंड लो पर कैपिटा इनकम को माना जाता है। जहां इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 73% है, वहीं बिहार का उससे भी कम यानी कि 64% है। दोस्तों इसी तरह जहां इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम 74,380 रुपीज है, वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 31,229 रुपीज है। दोस्तों 2021 में नीति आयोग की तरफ से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया था और उसमें से काफी शॉकिंग फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.9% पॉपुलेशन गरीब है एंड 51.88% पॉपुलेशन कुपोषण की चपेट में। देखा जाए तो इस डेटा के अकॉर्डिंग बिहार की स्थिति बहुत ही खतरनाक लगती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में कई चेंजेस भी हुए हैं जिसे कई लोग इसे साइलेंट ब्रेक थ्रू भी मान रहे हैं। दोस्तों बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से बिहार का ग्रोथ रेट 10.3% रहा जो कि नेशनल एवरेज से 3% ज्यादा था। दोस्तों इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए कई सेक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर का ग्रोथ 27.5% है, कंस्ट्रक्शन का 21.8% एंड बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ 19.4% रहा है। दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ बिहार ने सोशल डेवलपमेंट पर भी काफी काम किया है, जैसे कि 2001 से 2011 तक बिहार ने अपनी लिटरेसी 17% बढ़ाई है। इसके अलावा अपने बैड लॉ एंड ऑर्डर को भी बिहार ने काफी कंट्रोल किया है और इसी के तहत 2004 से 2008 तक रॉबरी, किडनैपिंग और डकैती की घटना 400 से कम होकर 66 हो गई है। दोस्तों बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी काफी काम बाकी है और ऐसे राज्यों को ओडिशा जैसे राज्य से जरूर सीखना चाहिए और उसकी टर्न अराउंड जर्नी को भी फॉलो करना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने आखिरी राज्य यानी कि ओडिशा के बारे में। दोस्तों ओडिशा इंडिया का 8th लार्जेस्ट स्टेट है। 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए इसकी पॉपुलेशन 4.68 करोड़ है। इसके साथ ही ओडिशा अपने लैंड, मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए काफी फेमस है। दोस्तों देखा जाए तो ओडिशा का सबसे मेजर चैलेंज था पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओडिशा के दोनों रीजन यानी कि रूरल एंड अर्बन में SC एंड ST का नंबर सबसे ज्यादा था। 1983 में SC एंड ST ग्रुप में गरीब लोगों की संख्या 62 से 79% तक पाई गई थी। दोस्तों लिटरेसी एंड हेल्थ इंडेक्स के मामले में भी उस वक्त ओडिशा सबसे नीचे आता था। साथ ही अनइक्वल लैंड डिवीजन, बैड गवर्नेंस और पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से ओडिशा को अति बीमारू की कैटेगरी में डाल दिया गया था। दोस्तों इतने सारे चैलेंजेस के बाद ओडिशा में बदलाव तब आया
जब नवीन पटनायक वहां के सीएम बनते। हाई पॉवर्टी क्राइसिस देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। सीएम नवीन पटनायक ने राइस एट ₹1 kg जैसी स्कीम स्टार्ट की। गरीब लोग जो टाउन में रहते थे उन्हें ₹5 में खाना प्रोवाइड कराया। इसके साथ ही उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी कई स्कीम्स बनाई। देखा जाए तो ओडिशा की ममता योजना ने 30 लाख से ज्यादा प्रेग्नेंट विमेंस को 1100 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी। और दोस्तों, इस स्कीम की वजह से ओडिशा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 90 से 40 हो गया। साथ ही फार्मर्स की मदद के लिए ओडिशा में कालिया स्कीम शुरू की गई और इसके तहत 1% के इंटरेस्ट पर किसानों को लोन दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फ्री मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नवीन पटनायक की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ने ओडिशा के हर सेक्टर को उभरने का मौका दिया है। मौजूदा समय में यानी कि 2021 से 22 में ओडिशा की पर कैपिटा इनकम में 16.8% का ग्रोथ देखने को मिला है और अब पर कैपिटा इनकम भी 1.27 लाख रुपीस हो गई है। इन सब के अलावा ओडिशा का सर्विस सेक्टर 39.8%, इंडस्ट्री सेक्टर 39.5% और एग्रीकल्चर सेक्टर 20.61% स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों, हम सब ये देख सकते हैं कि आज ओडिशा की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हम सब के लिए एक मिसाल बन गई है। आइए इन सब के अलावा अब आपको बताते हैं कि बीमारू स्टेट्स के सामने और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो की शुरुआत हमने सवाल से की थी कि क्या बीमारू स्टेट्स इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनने वाले। वैसे इस बात में अब कोई शक नहीं है कि बीमारू राज्य का हर स्टेट अपना फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगा रहा है, लेकिन अभी भी इन स्टेट्स को काफी चैलेंजेस को पार करना है। जैसे कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट 2015 से 2019 तक 28% तक बढ़ गया था। यूपी का एक मेजर चैलेंज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी है। साथ ही लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के नाते भले ही यूपी टोटल 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम नेपाल जैसी है। और इसी के साथ एसबीआई रिसर्च के हिसाब से यूपी पिछले 27 सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में भी फेल होता आ रहा है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और जहां हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बूम देखने को मिलता है, वहीं एमपी में किसानों की आत्महत्या भी एक बड़ा मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में हर 3 दिन में एक किसान आत्महत्या करता है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला राज्य है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भले ही हेल्थ एंड एजुकेशन में अपने बजट का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहा हो, लेकिन उसका पुलिस फोर्स पर एक्सपेंडिचर मात्र 3% का है, जो कि नेशनल एवरेज एक्सपेंडिचर से भी कम है। साथ ही दोस्तों, दूसरी ओर जहां नेशनल एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस 4.7% है, वहीं राजस्थान ने इस पर सिर्फ 3.4% अपना एक्सपेंडिचर एलोकेट किया है। बिहार की बात करें तो इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु ने बिहार पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी बिहार में पॉवर्टी में कोई कमी नहीं देखी गई है। दोस्तों, बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और इसके अलावा वहां की बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति भी काफी खराब है। दोस्तों, देखा जाए तो ओडिशा के सदर्न केबी के रीजन में अभी भी हाई पॉवर्टी देखी जाती है। कई गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एफर्ट्स के बाद भी वहां की पब्लिक हेल्थ काफी खराब है। और दोस्तों, इसका मेन रीजन ये भी है कि ओडिशा के मेडिकल सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अभी अच्छे से हुई नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नॉर्दर्न रीजन के काफी स्टेट्स खुद को दिए हुए बीमारू टैग से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जहां ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहीं राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों को अभी और भी फोकस होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं स्टेट्स की प्रोग्रेस देश की दिशा और दशा को तय करेगी। इन सभी स्टेट्स की यंग पॉपुलेशन और खुद को प्रूव करने की एक जिद इन्हें इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन्स बनाने में सहायक होगी। और इसके लिए जरूरत है तो बस इसी तरह से एक सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहने की। दोस्तों, जाते जाते हमें एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का कोट हमेशा याद रखना चाहिए कि डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।